इसमें हम कहीं जाने वाले तो है नहीं या जा नहीं सकते, इसलिए हमने हमारी ऑनलाइन जो पिकनिक है वो स्टार्ट की थी। और उसमें हम कहाँ चले थे घूमने के लिए? कच्छ। हाँ, वेरी गुड, कच्छ है ना। कच्छ की यात्रा जो है वो हमने स्टार्ट की थी। और फिर से फटाफट रिवाइज कर देती हूँ कि पहले तो हमने भारत के नक्शे में हमारा गुजरात जो है वो आपने ढूंढा था। आपने ही किया था, इसलिए मैं आपका ही बता रही हूँ, हाँ, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आपने ही गुजरात को ढूंढा था। फिर हमने गुजरात के नक्शे में अलग अलग जो हमारे जिले हैं उन्हें देखा था आपने। उसमें से अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, पाटन, फिर भावनगर, अमरेली, सूरत, ये सारे आपने ही ढूंढे थे, है ना। और आपने इसमें कच्छ भी ढूंढा था। और फिर हमने इसमें बात की थी कि कच्छ जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। आपको देखकर ही समझ आता होगा कि इसका विस्तार देखिए कितना सारा है। तो ये हमने गुजरात के नक्शे में ढूंढा था। फिर हमने कच्छ का नक्शा देखा था। और कच्छ के अलग अलग जो गांव शहर है वो हमने देखा था। भुज है ना। और उसका रण भी देखा था कि ये सारा विस्तार जो है वो रण विस्तार है। ये सारा विस्तार जो है वो रण का विस्तार है ना। तो ये हमने देखा था। और फिर हमने कच्छ का रण देखा था। क्यों देखा था खास? कि रण तो आप सब जानते हैं रण क्या होता है। पर रण के बारे में ये खास रूप से जानकारी हमने दी थी कि ये हमारा कच्छ का रण जो है वो अनूठा रण है। क्यों अनूठा है, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें रण जैसे कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। और ये सफेद रण है, इसलिए ये अनूठा रण है, ये हमने बात की थी, राइट। रेत जो है वो कहीं नजर नहीं आती, और जो थोड़ी बहुत नजर आती है वो सफेद होती है। और इस खूबसूरत कृति के जो लेखक है उसके बारे में हमने परिचय प्राप्त किया था कि हरीश ढोलकिया जी, जिनका जन्म ही कच्छ में हुआ था। वे एक अध्यापक हैं। और उन्होंने गुजराती के खासकर से ये लेखक है। और उन्होंने अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर अंग्रेजी पुस्तक का गुजराती में अगन पंख शीर्षक से अनुवाद किया था। फिर हमने देखा था कि हमारे पूरे विशाल भारत देश में अनेक खूबसूरत जगह हैं। और सबका अपना अपना महत्व है, कोई ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, सारी जगहों का कुछ न कुछ महत्व है। और उसमें हमारा गुजरात राज्य वह एक अनूठा राज्य है। उसे भी, वहाँ भी कई सारी जगह ऐसी है जो देखने लायक है। और खास करके गुजरात में कच्छ, है ना। फिर हमने पॉइंट्स लिखने शुरू किए थे कि इन्हीं विविधता के कारण और दर्शनीय स्थानों के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स हमने लिखा था। ओके। और मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि कच्छ को म्यूजियम क्यों कहा जाता है। तो आप पॉइंट्स आपके पास होगा तो आप उसमें देख पाएंगे कि दर्शनीय स्थान और विविधता के कारण। तो आप अपना आंसर बना सकते हैं। हम्म? और फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि कच्छ को और क्या कहा जाता है, तो आपको लिखना होगा म्यूजियम, राइट। फिर हमने देखा था कि जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। यह भी एक पॉइंट था। कच्छ में प्रवेश डैश छोटा रेगिस्तान बड़ा रेगिस्तान, पर इसमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण नजर नहीं आते, राइट। और फिर हमने कच्छ की यात्रा प्रारंभ की थी। और मैंने आपको बताया था कि साम खियाली डैश कच्छ का प्रवेश द्वार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो साम खियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। क्लियर। और उसके बाद हमने देखा था, हम रापर से धोलावीरा पहुंचते हैं तो मोहेंजो दड़ो दिखाई देता है। ये भी पॉइंट था, मोहेंजो दड़ो। और उसमें आपको लिखना था 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति, राइट। और प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन हो ऐसा नगर, ये पॉइंट्स में लिखना था। उसके बाद हमने भचाऊ देखा था, गांव
बड़ा गांव जैसे एक नगर, उसके बारे में हमने बात कर ली थी और ये भी एक पॉइंट था। फिर हमारा पॉइंट था गांधीधाम। तो उसमें हमने क्या क्या लिखा था और देखा था कि औद्योगिक कारखानों का शहर और पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा यहाँ स्थायी हुई है। राइट। और गांधीधाम के पास आदिपुर और गोपालपुरी हैं, वो भी उद्योगों के कारण विकसित हुए हैं। और आदिपुर में गांधी स्मृति नामक जगह है, और उसके पास ही कंडला बंदरगाह है। और कंडला का विकास जो है वो यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमने लिखा था। और आपने हमने कंडला के बारे में विस्तृत बात की थी कि बंदरगाह यानी क्या, कंडला और अलंग, है ना। तो याद है ना उसके बारे में जो बात की थी वो। ओके। हाँ। और फिर हम वहां से पहुंचे थे भद्रेश्वर, और उसका हमने लिखा था कि प्राचीन जैन यात्रा धाम जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। राइट, इतना लिखा था। और इसके बारे में ये भी है कि 2001 में जब भूकंप आया, तब यह मंदिर जो है, ये जिनालय जो है वो खंडित हुआ था, यानी थोड़ा बहुत टूटा था। तो उसे फिर से उसका निर्माण किया गया और पहले से भी ज्यादा इसे सुंदर बनाया गया। मुंद्रा शहर जो है वह भी उद्योगों के कारण विकसित है, इसका पॉइंट भी हमने लिखा था, मुंद्रा, है ना। औद्योगिक कारणों से विकसित है। यहाँ बंदरगाह है, समुद्र तट है और प्राचीन इमारतें, तीन बातें उसमें हमने लिखी थी। चार बातें। एक तो उद्योगों के कारण विकसित, समुद्र तट, बंदरगाह और प्राचीन इमारतें। इतना हमने मुंद्रा के बारे में लिखा था। गर्ल्स यहाँ तक किया था कि अभी और आगे भी किया था? और आगे मांडवी। ओके, चलिए, वेरी गुड। तो हमने उसके बाद हाँ देखा था कि हम अ, मुंद्रा के समुद्र किनारे यानी तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी भी पहुंच सकते हैं। और मांडवी में हमने क्या देखा था कि बंदरगाह है, प्राचीन नगर है एक, तो ये फिर बंदरगाह है, यहाँ राजा का महल, पवन चक्किया और समुद्र तट, ये सारी चीजें यहाँ देखने लायक हैं। तो ये हमने मांडवी के बारे में देखा था। राइट। बेटा फिर से कह रही हूँ, पॉइंट्स लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर, विकल्प, खाली जगह, कोई भी प्रश्न हो आपको पॉइंट्स में से मिल जाएंगे। और मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ, इस बार आंसर नहीं लिखवाऊंगी। ठीक है। तो आपको अगर पॉइंट्स होंगे आपके पास तो ही आप आंसर लिख पाओगे। और दूसरी बात कि हमने क्वेश्चन में भी बहुत डिवाइड किया है, जैसे हम कच्छ के शहरों के बारे में अलग से प्रश्न पूछते हैं, धार्मिक स्थानों के बारे में अलग से प्रश्न पूछते हैं, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में भी पूछते हैं। तो इस प्रकार इसके एलक्यू अलग अलग हैं। तो इन सारी जो जगह है उसमें आपको पता होगा उसके बारे में, और वो शहर है कि क्या है वो पता होगा, तब जाके आप लिख पाओगे ना उसे डिवाइड किए हुए प्रश्नों में। तो हाँ मिस। इस प्रकार आपको लिखना है। अब आपको अगर शहरों के बारे में पूछे तो आप गांधीधाम लिख सकते हो शहरों में। फिर आप उसमें मुंद्रा लिख सकते हो। और इसके अलावा आप उसमें मांडवी भी लिख सकते हो, भुज भी लिख सकते हो, भुज तो लिखना ही है। हाँ। तो ये सारे जो हैं आप शहरों में ला सकते हो पॉइंट्स, और इनके बारे में भी कुछ बातें लिखनी है। तो अब आपके पास पॉइंट होंगे तो आप लिखोगे ना कि मांडवी, तो मांडवी में क्या क्या है कि भाई राजा का महल है, बंदरगाह है, पवन चक्किया है, ये सारी बातें आप कब लिख सकोगे? जब आपके पास पॉइंट होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं जोर दे रही हूँ। उसके अलावा यहाँ VRTI नामक ग्राम्य संस्था भी है। तो मांडवी में आपने जो लिखा ना, राजा का महल, पवन चक्किया, समुद्र तट, उसमें एक और पॉइंट जोड़ दीजिए, VRTI ग्राम्य संस्था। ओके। फिर इसके अलावा यहाँ बहुत सारे जिनालय यानी जैनों के मंदिर भी हैं। और उसके पास ही हम बिदड़ा गांव पहुंचते हैं। तो बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है।
तो आपका नया पॉइंट होगा बिदड़ा। लिखिए बिदड़ा डैश अंतरराष्ट्रीय अस्पताल। अब देखिए बिदड़ा है तो एक गांव, पर उसमें अंतरराष्ट्रीय अस्पताल है। अब अंतरराष्ट्रीय अस्पताल की यानी क्या कि आधुनिक तकनीकों से युक्त, साधन सामग्री से युक्त जो अस्पताल होते हैं, यानी बड़े बड़े शहरों में विदेशों में जैसे अस्पताल होते हैं उनमें जैसी सुविधाएं होती है, ऐसी सुविधा आपको इस अस्पताल में मिलती है। तो एक बिदड़ा नामक छोटा सा गांव है, फिर भी उसमें इतना बड़ा अस्पताल है ना। तो हम कह सकते हैं कि कच्छ में ऐसा कुछ नहीं कि जो ना देखने लायक हो। अब देखिए भावनगर हमारा है, फिर भी इसमें कई सारे अस्पताल है, पर ऐसी ऐसा अस्पताल तो हमारे यहाँ भी नहीं है। तो इस कच्छ में है तो है ना कुछ देखने लायक। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें देखने लायक है। फिर मांडवी से हम आगे चलते हैं तो डुमरा, कोठीरा, सुखरी और चखो जैसे गांव आते हैं, और उन गांवों में जैनों का प्राधान्य नजर आता है। यहाँ मतलब कि यहाँ जैन लोगों की बस्ती जो है वो आपको ज्यादा दिखाई देती है। ठीक है। अब उसके बाद का पॉइंट आप लिखिए नलिया। नलिया लिखा, उसमें लिखिए वायुसेना का मुख्य अड्डा। वायुसेना का मुख्य अड्डा लिखा। लिखा गर्ल्स। यस मिस। ओके। यस तो मिस। ओके वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताइए कि वायुसेना यानी हवा। हवा। मिस, वायुसेना या जो जो वायु से मार्ग से हमारे देश की रक्षा करते हैं वो। वेरी गुड। हवा है ना, आकाशी मार्ग। राइट। राइट। हाँ वेरी गुड, अच्छा हाँ आंसर मिस। दिया आपने। अब मुझे ये बताइए कि हमारे देश की रक्षा जो है वो कितनी तरीकों से होती है। तीन तीन। हाँ तीन। तीन। कौन कौन से। तीन। जल, थल, वायु। जल, वायु और बॉर्डर से हाँ जमीन। तो जल मार्ग से यानी पानी से, समुद्र तट से भी हमारे देश की रक्षा होती है। फिर जमीन मार्ग से भी रक्षा होती है, और हवाई मार्ग से भी रक्षा होती है। तो हवाई मार्ग से जो रक्षा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उनके कुछ नाम दिए गए हैं। तीनों में से एक भी याद है आपको। हाँ मिस, तीनों के तीनों याद है। हाँ तो बताओ ना बेटा। इंडियन एयरफोर्स। हम्म इंडियन एयरफोर्स यानी कौन। इंडियन एक मिनट, इंडियन एयरफोर्स यानी कौन सी जगह से। वायु। हाँ वायु वायु। मार्ग से, हाँ आकाशी मार्ग से। ओके फिर। इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी। ओके इंडियन आर्मी कहाँ से। जमीन मार्ग से। हाँ जमीन मार्ग से, वेरी गुड। और इंडियन नेवी यानी पानी मार्ग से देश की जो रक्षा करती है वो। ओके। तो ये वायुसेना यानी एयरफोर्स है ना। तो एयरफोर्स पूरे देश में, हमारे पूरे भारत देश में एयरफोर्स में से उसका एयरफोर्स का मुख्य जो मुख्यालय है ना, उसका मुख्य केंद्र एयरफोर्स का वो यहाँ नलिया में है। देखिए कितना महत्व है कच्छ के नलिया का भी, है ना। इतना बड़ा देश, इतने सारे शहर, इतने सारे गांव, पर उसमें नलिया को एयरफोर्स का, वायुसेना का मुख्य अड्डा बनाया गया। तो इस प्रकार नलिया का महत्व है। और एक बात बताऊं नलिया के बारे में आपको, कि अभी जो ठंड का मौसम चल रहा है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा ठंड जो है ना वो आपको नलिया में मिलेगी। अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो ना, तो उसमें आपको तापमान दिखाते हैं ना, छोटी सी कॉलम होती है, उसमें आपको गुजरात के कौन से जिले में ज्यादा ठंड पड़ी है उसका तापमान दिखाते हैं। तो सबसे पहला नाम ना जहाँ ज्यादा ठंड होती है ना उसका होता है।
तो उसमें आपको नलिया का नाम पहले दिखाई देगा कि नलिया में बहुत ठंड होती है। जैसे जैसे बढ़ेगी ना, तो ज़्यादातर दिनों में आपको नलिया का नाम फर्स्ट दिखाई देगा कि उसमें बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। राइट। तो ये बात हुई नलिया की। याद रहेगा ना नलिया अब आपको, क्या वायुसेना का मुख्य अड्डा है ना। हाँ मिस। ऐसा हम प्रश्न पूछते हैं, हाँ, वायुसेना का मुख्य अड्डा तो नलिया। ओके। ओके। चलिए अब नलिया से हम आगे चलते हैं तो हमें नारायण सरोवर दिखाई देता है। और ये देखो, हाँ, तो नारायण सरोवर जो है बहुत ही प्राचीन, पौराणिक और धार्मिक स्थान है। तो आपका पॉइंट्स होगा नारायण सरोवर, नारायण सरोवर डैश प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक स्थान। ओके। लिख गया। ओके, लिख लिया ऐसा बोलते बेटा, लिख लिया। ओके। तो नारायण सरोवर जो है वो हमारा बहुत ही प्राचीन स्थान है, यानी प्राचीन यानी बहुत पुराना। और उसका पौराणिक महत्व भी है, पुराणों में भी उसका बारे में बताया गया है। और धार्मिक दृष्टि से भी उसका महत्व है। आपको ऐसा प्रश्न हम पूछते हैं कि कच्छ के धार्मिक स्थलों के बारे में बताइए, तो उसमें आप ये नारायण सरोवर ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप इसमें भद्रेश्वर ले सकते हैं, और अभी आगे आएंगे ना, वो भी आप इस धार्मिक में ले सकेंगे। ठीक है। अब इस स्थान के बारे में यानी नारायण सरोवर के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि यह रामायण काल से है। यानी रामायण को तो हजारों साल हो गए, हाँ। तो उस समय भी जब रामायण हुआ ना, तब भी ये नारायण सरोवर था, और तब से लेकर आज तक ये है, ऐसी मान्यता भी है। वहां से हम कोटेश्वर जा सकते हैं, और कोटेश्वर भी एक मंदिर है। वहां भी ऐसी मान्यता है कि रावण जो है, रामायण काल में रावण जो है वो यहाँ से गुजरा था। मतलब ये नारायण सरोवर और कोटेश्वर दोनों रामायण काल के माने जाते हैं। तो कोटेश्वर का मंदिर जो है वो भी रामायण काल का है, और वहां से रावण जो है वो गुजरा था, ऐसी मान्यता है। तो आपने लिखा कोटेश्वर। ओके, चलिए अब आगे। हाँ मिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं ना आपको लिया लेसन खत्म हो जाएगा ना, तो मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, हाँ, अच्छी वाली, आपको अच्छी लगेगी ऐसी बात करनी है। अब हम नारायण सरोवर से आगे बढ़ते हैं तो मिस, लखपत आता है। हाँ बेटा। कोटेश्वर में क्या लिखने का है? रावण वहां से गुजरा था। ओके। अब लिखिए लखपत, लखपत लिखा। उसमें लिखिए गुरु नानक का गुरुद्वारा, गुरु नानक का गुरुद्वारा, अल्पविराम, एक किला, एक किला। यहाँ देखिए किला लिखा है, मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, उसमें लिखा है किला। क्लियर। ठीक। ओके। तो अब हम लखपत की बात कर लेते हैं। लखपत गांव है वो बहुत ही प्राचीन स्थल है, और वहाँ गुरु नानक का गुरुद्वारा है। और यह गुरुद्वारा बहुत पुराना है, पर इस समृद्ध शहर का यह गुरुद्वारा आज जीर्ण अवस्था में है, फिर भी दर्शनीय है। यानी बहुत पुराना ये गुरुद्वारा है ना, सिखों का गुरुद्वारा होता है ना वो, तो बहुत पुराना है ना, इसलिए आज थोड़ा पुराना सा दिखता है। और इसका जो काम है इमारत का, वो भी थोड़ा पुराना सा लगता है। फिर भी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, और जो एक बार कच्छ जाते हैं वो इसे जरूर देखते हैं। ओके। अब उसके पास ही पानद्रो नामक जगह है, वहाँ
खनिज संपत्ति के लिए ये पानद्रो प्रसिद्ध है और साथ ही विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है। अब आप लिखिए पानद्रो। पानद्रो उसमें लिखिए खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध, अल्पविराम, विद्युत निर्माण का केंद्र। खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध, विद्युत निर्माण का केंद्र। क्लियर? मिस विद्युत निर्माण का केंद्र। ओके। तो अब ये पानद्रो नामक जगह जो है ना, वहाँ खनिज मिलता है। अब देखिए खनिज जो है वो ऐसे निकाला जाता है, या आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, खुदाई करके उसमें से खनिज निकाला जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि कहीं भी खुदाई करना शुरू कर दो और फिर हम कहें कि चलो इसमें से खनिज मिलेगा, ऐसा नहीं। पहले उसे देखा जाता है, चेक किया जाता है कि इसमें खनिज है, तो वहाँ खुदाई का काम होता है, वरना नहीं। बाकी आप तो अभी लेक्चर के बाद कहोगे चलो मैं अपने घर के बाहर खुदाई का काम कर दूं, मुझे कोई खनिज मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ तो घर को बिगाड़ना मत अपने। तो ऐसे खनिज जो हैं वो हर जगह नहीं मिलते बेटा, कुछ कुछ जगह ही मिलते हैं। तो ये कच्छ का जो पांद्र, देखिए ये पांद्र तो कच्छ में ही है ना, फिर भी पूरे कच्छ में कहीं नहीं मिलता, पर ये पानद्रो नामक जगह जो है वहाँ खनिज मिलता है खुदाई में। और इसके अलावा विद्युत निर्माण का भी यह केंद्र है, यानी यहाँ से पानद्रो से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। क्लियर? ओके। अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो मध्य कच्छ की ओर जाएं तो हमें हाजी पीर दिखाई देता है। हाजी पीर जो है वो मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है और यहाँ पीर का मजार है। तो आपका पॉइंट्स होगा हाजी पीर, इसमें आप लिखिए मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र, अल्पविराम, पीर का मजार। पीर का मजार हो गया। जब मैंने आपको बताया ना धार्मिक स्थानों के बारे में आपको एक प्रश्न होगा, तो उसमें आप ये हाजी पीर भी लिख पाएंगे, गुरु नानक का गुरुद्वारा लखपत में लिख पाएंगे, फिर भद्रेश्वर लिख पाएंगे, कोटेश्वर लिख पाएंगे। और ये सारे प्रश्न एलक्यू में होंगे, तो आपके पास इतने सारे नाम चाहिए तभी आप एलक्यू बना पाओगे, है ना। लिख लिया ये हाजी पीर का? यस मिस। और बहुत प्रसिद्ध जगह है हाँ ये हाजी पीर। अगर आप कच्छ जाएं तो एक बार हाजी पीर की दरगाह जो है वहां जरूर जाइएगा, बहुत देखने लायक है। और यहाँ से रेगिस्तान की झांकी भी होती है, यानी ये जो हाजी पीर है उसके पास से हम देखें तो हमें रेगिस्तान दिखाई देता है। पास नहीं है, बहुत दूर है वहां से भी, पर थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है, इसलिए उसे झांकी कहते हैं। जरा सा दिखाई देना उसे झांकी कहते हैं। रास्ते में अ, और इसके अलावा वहां से रास्ते में आगे माता का मठ आता है, यानी वहां आशापुरा माता का मंदिर है। और उसकी मान्यता है, देखिए ये मंदिर है ना, ये वही है। उसकी मान्यता है कि यहाँ नवरात्रि में लोग दूर दूर से पद यात्रा करते आते हैं, यानी चलकर माता के मठ जाते हैं। यहाँ भावनगर से भी जाते हैं, जूनागढ़ से भी जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग चल के माता के मठ जाते हैं। तो आपका पॉइंट होगा माता का मठ, माता का मठ। और उसके अंदर आप लिखेंगे नवरात्रि में पद यात्रा का महत्व। लिखा? नवरात्रि में पद यात्रा का महत्व हो गया। जी। ओके। तो अब हम पहुंच गए हैं भुज, कच्छ का मुख्य केंद्र भुज। आप यहाँ से कच्छ जाओ ना बस के द्वारा,
तो आप पहले भुज में ही उतरोगे। और वहां से आप सब जगह जा सकते हो। तो मुख्य केंद्र है भुज। तो भुज में क्या क्या देखने लायक है? तो चलिए भुज पॉइंट बनाइए और डैश करके लिखिए, उसमें सब नाम ही लिखने हैं आपको, सिर्फ, और कुछ नहीं। चलिए लिखिए पहले भुज डैश आईना महल। आईना महल अल्प विराम करते जाइएगा अब। आईना महल अल्प विराम। प्राग महल। प्राग महल आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखेंगे नाम। टावर। टावर। स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण मंदिर। हिल गार्डन। हिल गार्डन। हमीरसर तालाब। पुजिया पहाड़। पुजिया पहाड़। लोक संग्रहालय। लोक संग्रहालय। विश्वविद्यालय आदि। देखिए कितना कुछ है देखने लायक। हाँ, आईना महल बना हुआ कांचों का, अंदर से कांच आपको सब जगह दिखाई देगा, ऐसा महल, आईना महल, प्राग महल। फिर टावर, बड़ा सा टावर दिखाई देगा। फिर स्वामीनारायण मंदिर भी वहां देखने लायक है, वहां गार्डन भी है, तालाब भी है। और ये देखिए चित्र में ही आपको भुजिया पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, तो ये भुजिया पहाड़ है। फिर वहाँ लोक संग्रहालय है, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी भी है। कॉलेज के एग्जाम का सब, कॉलेज का सब काम आपको यूनिवर्सिटी से ही करना होता है। तो ये सब चीजें आपको वहाँ देखने को मिलेगी भुज में। क्लियर? यस ओके। मिस, यह डूंगर को काला डूंगर कहकर सब पुकारते हैं। हाँ, अब भुज से हम उत्तर दिशा की ओर जाएं तो खावड़ा में काला डूंगर दिखाई देता है। आ, और यहाँ से इस पहाड़ पर से चढ़कर भी हम रेगिस्तान की झांकी कर सकते हैं, यानी रेगिस्तान को देख सकते हैं दूर से। और सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा यहाँ हर साल रणोत्सव का आयोजन भी होता है ना। तो अभी होगा रणोत्सव का आयोजन भी। अब इस साल तो देखते हैं इस माहौल में होता है कि नहीं, पर अब उसका समय है रणोत्सव का आयोजन का। तो आप पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको रणोत्सव के बारे में बताती हूँ। अ, खावड़ा में काला डूंगर डैश रणोत्सव का आयोजन। रणोत्सव का आयोजन हो गया। जी यस मिस। ओके। अब ये जो रणोत्सव है ना, वो देखने लायक होता है। वहाँ ऐसे टेंट बनाए जाते हैं, और साथ ही आप सफेद रण को देखने का आनंद ले सकते हैं। रण में ही होता है, देखिए ऐसे टेंट बनाए जाते हैं। और ये टेंट जो है ना, वो आपको रहने के लिए मिलते हैं, पर आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। जैसे हम कहीं जाए तो होटल्स की बुकिंग करवाते हैं ना, होटल्स के रूम की बुकिंग करवाते हैं, वैसे ही आपको ये टेंट की बुकिंग करवानी पड़ती है। अब आप कहोगे मिस, इस टेंट में क्या सुविधा होगी क्या? पर आप टेंट को बाहर से देखते हो ना तो ऐसा दिखता है, पर अंदर जाओ ना तो आप होटल के, 5 स्टार होटल के रूम को जैसे आप महसूस करते हैं ना, वैसी सुविधाएं यहाँ होती है। यहीं अंदर आपको सब कुछ सुविधाएं जो हैं, एसी तक की सुविधा इस टेंट में होती है। तो आपको इस टेंट में ही होटल के रूम जैसा अनुभव होता है। बहुत सारे टेंट जो हैं वो लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ देश विदेश से लोग जो हैं वो इस रणोत्सव को देखने आते हैं। अब रणोत्सव में और क्या होता है, तो कच्छ की जो भी संस्कृति है, यानी वहाँ का नृत्य, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना टेंट वगैरह सब जगह। फिर बैठने के लिए भी ऐसी जगह बनाई जाती है। तो वहाँ के नृत्य जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ की जो खाना है, जो खासियत है खाने की, वो आपको वहाँ मिलेगी, ट्रेडिशनल सब मिलेगा।
तो ये सब जो है हस्त बनावट जो है वहाँ की, वो आपको वहाँ मिलेगी। फिर ऊँटों की सवारी मिलेगी, फिर ऊँटों की कंपटीशन भी होती है, ऊँट दौड़ जैसी, तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो इस प्रकार रणोत्सव में बहुत आनंद आता है। आप कच्छ की पूरी संस्कृति जो है वो इस रणोत्सव में देख सकते हैं। राइट। फिर मिस भुज। वहाँ पे गांधी जी का चरखा भी है, गांधी जी भी है, गांधी जी का पुतला भी है। हाँ, बहुत सारी चीजें रखी जाती है बेटा देखने के लिए, बहुत मजा आता है रणोत्सव में। ओके, अब भुज से हम आगे अंजार जा सकते हैं। आप लिखिए अंजार। अंजार। और उसमें लिखिए सृजन संस्था। सृजन संस्था। लिखा? अंजार सृजन संस्था। लिख लिया? जी। अब ये जो सृजन संस्था है ना, वहाँ पर आपको वहाँ की हस्तकला यानी हाथ से बनाई हुई जो चीजें है ना वहाँ का, ये देखो भरत काम है ऐसा, या ये हाथ से बनाई हुई जो चीजें हैं ना, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपने सुना होगा कच्छी शॉल होती है ना, कच्छी भरत ऐसा सुना होगा आपने, जो आपको ड्रेसेस में भी मिल जाता है। हाँ। और जो भी कपड़ों की जो भी हम उपयोग करते हैं पहनने के लिए, टेबल क्लॉथ में, शॉल के रूप में, तो उसमें आपको कच्छी वर्क जो है वो मिलेगा। हम्म। तो इस सृजन संस्था में आपको उनकी हस्तकला का परिचय भी मिलता है। और उसके साथ ही वहाँ जेसल तोरल की समाधि है। ये आपको ऐतिहासिकता में लिखना होगा। जब मैं आपको ऐतिहासिकता का प्रश्न लिखवाऊंगी तो आप उसमें जेसल तोरल लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए जेसल तोरल का समाधि मंदिर। जेसल तोरल का फिर से बोलो ना। समाधि। बोल तो रही हूँ बेटा। जेसल तोरल कहाँ का लिखा है? समाधि मंदिर। नया पॉइंट बनाकर उसमें लिखने का है मिस। हाँ। ओके, लिख लिया? देश में के देश के आगे क्या लिखना था? अरे जैसल तोरल का समाधि मंदिर, सिर्फ इतना लिखना है बेटा। ओके। हाँ। तो वहाँ आपको ये जैसल तोरल का ऐतिहासिक समाधि मंदिर भी दिखाई देता है। फिर इसके अलावा हम ये जो अंजार है ना, वहाँ से हम आदिपुर और गांधी धाम भी जा सकते हैं। और सूरजबारी नामक जो स्थान है ना, वहाँ से हमारी कच्छ की यात्रा जो है पूर्ण होती है। तो लिखिए सूरजबारी। सूरजबारी। उसमें डैश करके लिखिए कच्छ की यात्रा पूर्ण। कच्छ की यात्रा पूर्ण। ओके। ऐसा कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर गुजरात में आपको कुछ घूमना है तो आपको कच्छ जरूर जाना चाहिए। कच्छ जो है ना वो गुजरात का गौरव है, और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय, यानी किसी भी मौसम में आप देख सकते हैं। पर मैं कहूँ ना, तो ये जो समय है ना अभी का नवंबर दिसंबर का, तो उसमें ज़्यादा ना ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये मौसम है ना आपको अच्छा लगेगा घूमने के लिए। आप मई जून में जाओ ना तो बहुत गर्मियाँ होती है, तो गर्मियों में हमें कंफर्टेबल नहीं होता ज़्यादा। तो ये जो समय है ना अक्टूबर नवंबर या दिसंबर का, तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। वातावरण अच्छा होता है, ठंड थोड़ी बहुत होती है, और साथ ही रणोत्सव का आयोजन भी इसी समय में होता है। तो आप चाहें तो रणोत्सव का आनंद भी ले सकते हैं। वहाँ रुक कर, फिर ऐसा नहीं कि आप वहाँ रणोत्सव देखना हो तो आपको टेंट बुक कराना ही है। आप वहाँ अपना कोई संबंधी हो तो वहां रुक सकते हैं, पर रणोत्सव देखने भी जा सकते हैं अंदर। हाँ, ऐसा नहीं कि टेंट बुक करके रहो तो ही रणोत्सव देखने को मिले, ऐसा नहीं है। आप कहीं और रुक के भी रणोत्सव देखने जा सकते हो। तो ये जो कहावत है ना कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये बिल्कुल उसके उपयुक्त है।
क्लियर? यस मिस। ओके, चलो अब बहुत मुझे मजे बताओ। है पिकनिक में। है ना।